हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समष्टि अर्थशास्त्र में निवेश के अंतर्गत पूंजी की सीमांत दक्षता जिसे हम मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और शॉर्ट में MEC भी कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। निवेश की भूमिका अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण होती है और निवेश के जो निर्णय लिए जाते हैं उन निर्णयों पर प्रमुखतया इस बात का प्रभाव पड़ता है कि प्रोजेक्ट में निवेश करना लाभदायक होगा या नहीं। इस संबंध में 3 तत्वों पर मुख्य रूप से विचार करना होता है। पूंजीगत वस्तु से प्रत्याशित वार्षिक आय का प्रवाह कितना होगा, दूसरा उस पूंजीगत वस्तु की खरीद की कीमत अर्थात उसकी लागत क्या होगी, और तीसरा बाजार में ब्याज की दर क्या है। किसी भी पूंजीगत वस्तु का चुनाव करने की प्रक्रिया में हमें उस पूंजी की सीमांत कार्य क्षमता, जिसे हम जनरली आई से सूचित करते हैं, की तुलना ब्याज की बाजार दर, जिसे हम स्मॉल r से सूचित करते हैं, उनसे आपस में तुलना की जाती है। यदि आई की दर ब्याज की दर से अधिक होगी तो प्रोजेक्ट लाभदायक माना जाएगा और वह स्वीकार्य होगा। यदि आई की मात्रा आर की मात्रा से कम होती है तो वह प्रोजेक्ट अस्वीकार्य होगा। और उद्यमकर्ता आई = आर यानी दोनों अगर बराबर होंगे तो उस बिंदु पर अपनी तरफ से निवेश करना बंद कर देंगे। पूंजी की सीमांत कार्यक्षमता वह दर होती है जो पूंजीगत परिसंपत्ति के वार्षिक प्रतिफलों के वर्तमान मूल्य को उसकी लागत के बराबर कर देती है। माना कि एक पूंजीगत वस्तु और मशीन प्रथम वर्ष के अंत में 100 रुपये प्रतिफल देती है, अर्थात द्वितीय वर्ष के अंत में भी वह 100 रुपये प्रतिफल देती है। बाद में यह व्यर्थ हो जाता है और उसका स्क्रैप के रूप में भी शुद्ध कुछ मूल्य नहीं मिलता। यदि उसकी या खरीद कीमत, उसकी लागत या खरीद कीमत 173.55 रुपये होती है तो उसकी कार्य क्षमता ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला अपना सकते हैं, जिसे निम्न रूप में दिया हुआ है। C = R1/1 + I + R2 = 1 + I (होल स्क्वायर 2). तो और इसी प्रकार आगे के सालों में बढ़ते हुए हम इसको अपनाएंगे। तो इस तरह के फॉर्मूले के माध्यम से हम पूंजी की सीमांत कार्यक्षमता को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब पूंजी की कार्यक्षमता को निर्धारित करने वाले कई तत्व होते हैं। एक बात और बताना चाहूँगी कि MEC अर्थात I व ब्याज की दर R दोनों प्रतिशत में होते हैं, अतः इनके बारे में भ्रम होने की आशंका रहती है। लेकिन ये ध्यान देने की बात है कि MEC की मात्रा R की मात्रा पर निर्भर नहीं करती। एक बार जब पूंजीगत वस्तु के प्रतिफलों के वर्तमान मूल्यों को पूंजीगत वस्तुओं की लागत के आधार पर MEC की गणना कर ली जाती है, तब इसकी R से तुलना करके उद्यमकर्ता तय कर लेता है कि वह प्रोजेक्ट उसके लिए लाभप्रद होगा या नहीं। R के MEC अथवा I से नीचे होने पर ही प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, अतः R की मात्रा MEC या I को निर्धारित नहीं करती। प्रश्न यह भी उठता है कि MEC कब बढ़ती है। यह निम्न 2 दशाओं में संभव होती है। जब पूंजीगत वस्तुओं के प्रत्याशित आय प्रवाहों में व्यावसायिक सुधारों के फलस्वरूप वृद्धि की संभावना हो जाती है, लेकिन साथ में पूंजीगत वस्तु की लागत अपरिवर्तित रहती है, तो MEC बढ़ती है। और दूसरा, जब पूंजीगत वस्तुओं के प्रत्याशित आय प्रवाह स्थिर बने रहते हैं लेकिन उनकी लागत घट जाती है, अतः R के घटने से MEC पर कोई असर नहीं होता है, लेकिन R व MEC या I की परस्पर तुलना करके निवेश का निर्णय अवश्य लिया जाता है। पूंजीगत वस्तु के प्रत्याशित आय प्रवाह घटते हैं अथवा उस वस्तु की लागत बढ़ती है अथवा ब्याज की बाजार दर बढ़ती है तो प्रोजेक्ट की प्रत्याशित
लाभप्रदता घटती है एवं कभी कभी प्रत्याशित हानि में भी यह बदल जाता है। व्यवहार में ये देखा जाता है कि एक फर्म के समक्ष कई निवेश प्रोजेक्ट होते हैं जो बदलती हुई टेक्नोलॉजी के युग में फर्म में आधुनिकीकरण करने के विस्तार के लिए जरूरी समझे जाते हैं, जैसे चालू फैक्ट्री की इमारत को बड़ा बनाना, नई व पहले से ज़्यादा बड़ी इमारत बनाना, नई मशीनों और उपकरणों को स्थापित करना, माल की बिक्री में सहूलियत के लिए ट्रकों की व्यवस्था करने आदि के लिए कोषों की आवश्यकता होती है। ये कोष या तो स्वयं फर्म के पास होते हैं या इनकी व्यवस्था उधार लेकर करनी पड़ती है। प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिए निवेश खर्च का निर्णय उसकी एमईसी अर्थात आय व ब्याज की दर आर को आधार मानकर इनके आधार पर की जाती है। प्रत्येक प्रोजेक्ट की एमईसी के ब्याज की बाजार दर से ऊंचा होने पर उस प्रोजेक्ट को लगाया जाएगा और इसके नीचे होने पर उस प्रोजेक्ट को नहीं लगाया जाएगा। तो इस प्रकार से हम अब देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स निवेश को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले आंतरिक तत्वों की हम चर्चा करेंगे। जब एक देश की अर्थव्यवस्था में आंतरिक कारणों से अल्पकाल में भी निवेश की अनुसूची बदलती है तो उनको आंतरिक तत्व माना जाता है। इसमें मुख्य रूप से लोगों की आमदनी, मांग, कीमत स्तर, साधनों की कीमतें जैसे मजदूरी, किराया, ब्याज, मुनाफा आदि पूंजीगत माल के उद्योगों में लागतों के परिवर्तन, देश के शेयर बाज़ारों में भावों के उतार चढ़ाव, सरकारी नीतियाँ आदि होते हैं। इस प्रकार से सबसे पहले हम देखते हैं आमदनी में परिवर्तन की संभावना। तो आमदनी में परिवर्तन की जब उपभोक्ताओं की आमदनी में वृद्धि होने की संभावना होती है तो उद्यमकर्ता निवेश को बढ़ाने की तरफ आकर्षित होते हैं और आमदनी के स्तर में कमी होने की संभावना होने पर निवेश को कम करने का प्रयास करते हैं। दूसरा है कीमत स्तर में परिवर्तन। प्रायः अनुभव किया गया है कि सामान्य कीमत स्तर की साधारण किस्म की वृद्धि निवेश की वृद्धि के लिए टॉनिक का काम करती है, क्योंकि इससे ऊंचे प्रतिफल प्राप्त होने लगते हैं, लेकिन साथ में यह शर्त है कि प्रोजेक्ट की लागत ज़्यादा न बढ़ जाए। इसके अलावा मुद्रास्फीति की दर में तीव्र वृद्धि से मांग में कमी आ सकती है, जिससे निवेश हतोत्साहित हो सकता है। इसलिए मुद्रास्फीति की मामूली वृद्धि जैसे 4 से 5% होना इसको निवेश के लिए हतोत्साहित करने वाला निवेश वर्धक माना जा सकता है। तीसरा है उत्पादन के साधनों की कीमतों में परिवर्तन। तो मजदूरी, लगान, ब्याज आदि उत्पादन के साधनों की कीमतों में परिवर्तन का निवेश पर प्रभाव विभिन्न प्रकार की दशाओं पर निर्भर किया जाता है। इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी कहना संभव नहीं है। क्लासिकल विचारधारा के अनुसार सामान्य मजदूरी की दर घटने से सभी बेरोजगार व्यक्तियों को काम पर लगाया जा सकता है, जिससे निवेश में बढ़ने की संभावना होती है, लेकिन कीन्स के अनुसार इस कदम से समग्र मांग घट सकती है और निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। वास्तव में मजदूरों की मजदूरी व उद्यमकर्ता की आमदनियों के सापेक्ष परिवर्तन निवेश के निर्णयों को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। जब आमदनी की दृष्टि से पलड़ा उद्यमकर्ता की ओर झुका हुआ रहता है तो निवेश में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है देश में पूंजीगत स्टॉक का वर्तमान स्तर। यदि देश में पहले से ही पूंजीगत स्टॉक का स्तर काफ़ी ऊंचा होता है तो पर्याप्त पूंजीगत स्टॉक अप्रयुक्त या अल्प प्रयुक्त दशा में विद्यमान है तो नए निवेश की संभावना कम पाई जाएगी। इसके विपरीत पहले से पूंजीगत स्टॉक का अभाव पाया जाता है तो अन्य बातों के समान रहने पर निवेश की संभावना अधिक होगी। नेक्स्ट है सरकार की राजकोषीय नीति। सरकार करों में रियायत देकर या कमी करके निवेश में वृद्धि कर सकती है। प्रत्यक्ष करों व परोक्ष करों में कमी करने पर निवेश पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। प्रत्यक्ष करों में विशेषतया कंपनियों के मुनाफे पर अगर करों में कमी की जाए तो कंपनियों के पास निवेश के लिए कोष बढ़ जाते हैं और इससे
निवेश बढ़ जाता है। परोक्ष करों में कमी से कीमत कम होने पर मांग बढ़ती है और निवेश में वृद्धि के अवसर उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार सरकारी व्यय में वृद्धि से भी निवेश पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। तो इसके अलावा भी और तत्व हैं, जैसे कीमत स्तर में परिवर्तन, मांग में प्रत्याशित परिवर्तन आदि। अब हम देखते हैं बाह्य तत्व। निवेश के निर्णयों पर बाह्य तत्वों का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इससे अर्थव्यवस्था के बाहर से निवेश के ये जो चीज़ें होती हैं, ये अर्थव्यवस्था के बाहर से निवेश के निर्णयों को प्रभावित करती हैं, जैसे प्राकृतिक विपदाएं, युद्ध, बाढ़, अकाल, भूकंप आदि, राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन, तकनीकी परिवर्तन, डेमोग्राफिक चेंजेस आदि। इसके लिए निवेश का वातावरण इससे प्रभावित होता है। तो सबसे पहले आता है प्राकृतिक विपदाओं का निवेश पर प्रभाव। जब पहले गुजरात में भूकंप आया था और वर्तमान में जैसे कोरोना महामारी फैली हुई है, तो इसके परिणाम स्वरूप भारी मात्रा में निवेश पर प्रभाव पड़ता है। गुजरात में जब भूकंप आया था तो भारी मात्रा में निवेश की आवश्यकता हुई थी, लेकिन अभी कोरोना के कारण निवेश नेगेटिवली अफेक्टेड हुआ है। बाढ़ व अकाल के कारण देश के जिन भागों में क्षति पहुंचती है, उनमें नए निवेश की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है, ताकि क्षतिपूर्ति की जा सके और नए विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। 26 दिसंबर 2003 को ईरान में विनाशकारी भूकंप ने राहत कार्यों व पुनर्निर्माण के लिए निवेश की आवश्यकता बढ़ा दी थी। दूसरा है जनसंख्या वृद्धि और जनांकिकी तत्वों में परिवर्तन, उनका प्रभाव। जनसंख्या की वृद्धि से उपभोक्ता मांग में वृद्धि होने पर निवेश को बढ़ावा मिलता है। कुल जनसंख्या में श्रम शक्ति के अनुपात के बढ़ने से अधिक निवेश की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। भारत में वर्तमान में जनसंख्या में 40% व्यक्ति श्रमिकों की श्रेणी में आ गए, इसलिए उनको काम देने के लिए भारी मात्रा में निवेश की आवश्यकता बढ़ गई है। नेक्स्ट है तकनीकी परिवर्तन। तकनीकी परिवर्तनों के फलस्वरूप नए उद्योग, नए बाजार, नई वस्तुओं को पहुंचाने आदि के कारण निवेश की मांग बढ़ जाती है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर आदि के क्षेत्रों में नॉलेज इंडस्ट्री का काफ़ी विकास हुआ है, जिससे निवेश जगत में एक प्रकार के विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जो निवेश की परंपरागत मांग से काफ़ी भिन्न है। युद्ध और संघर्ष। युद्ध देश में आंतरिक संघर्षों, जैसे कश्मीर में भाई घुसपैठ आदि के कारण आए दिन का संघर्ष आदि से पूंजीगत माल में काफ़ी क्षति होती रहती है, जिनकी पूर्ति के लिए नए निवेश की ज़रूरत पड़ती है। इस इराक युद्ध ने उस देश को शत विक्षत कर डाला है, जिससे वहाँ अरबों डॉलर के निवेश की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है, जिसकी व्यवस्था करना कठिन हो गया है। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए भी भारी निवेश की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसके अलावा विदेशी व्यापार के बढ़ने से, विदेशी पूंजी के आगमन से नए निवेश के अवसर उत्पन्न हो गए हैं। भारत में FDI व विदेशी संस्थागत निवेश बढ़ने से निवेश के लिए साधनों में वृद्धि हुई है, जिसका उपयोग विकास कार्यों के लिए किया जाना चाहिए। देश की राजनीतिक व सामाजिक परिस्थितियाँ, आर्थिक नीतियों के परिवर्तन का भी निवेश के वातावरण पर बलवती प्रभाव पड़ता है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निवेश का वातावरण बदला है। 1991 से आर्थिक उदारीकरण की नीति के बाद निजी निवेश को बहुत प्रोत्साहित किया गया है। इस प्रकार निवेश पर कई आंतरिक और बाहरी तत्वों का प्रभाव पड़ता रहता है। अनेक तत्वों के प्रभाव फलस्वरूप निवेश की प्रक्रिया काफ़ी प्रावेगिक, संवेदनशील, अत्यधिक उच्चावचनों वाली व अनिश्चित किस्म की मानी गई है। अतः आज के युग में सभी देशों के लिए निवेश नियोजन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है, जिसमें विशेषज्ञों के सहयोग की महती आवश्यकता है। इसलिए निवेश के कई नए व जटिल सिद्धांतों कई नए और जटिल सिद्धांत विकसित हो गए हैं, जिनके उच्च स्तरीय अध्ययन की आवश्यकता है और उच्च स्तरीय अध्ययन में उनकी चर्चा की जाती है। थैंक यू वेरी मच।